कौन है हाउती रिबल्स और क्या है रेड सी क्राइसिस? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है इंद्रमणि सिंह और आप सभी का स्वागत है विक्रमाज एडुटेक पे। देखिए, पिछले 4 से 5 महीने, अगर मैं यूं कहूं कि पिछले 2 से 3 वर्षों तक दुनिया युद्ध के साये में ढकी रही है। हालांकि इतने युद्ध के दुष्परिणामों को देखने के बावजूद अभी तक दुनिया को यह बात समझ में नहीं आई है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि समस्या का समाधान है डायलॉग, बातचीत। तो बातचीत करने के बजाय दुनिया में लोग युद्ध लड़ते हैं और इस युद्ध के बाद आखिरी में वो रास्ता अपनाते हैं बातचीत का ही। लेकिन तब तक समय काफी आगे निकल चुका होता है और तब तक नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका होता है और उसके बाद वो बातचीत पे आते हैं और तभी हम संधियों के बारे में पढ़ते हैं, ट्रीटीज के बारे में पढ़ते हैं। चाहे बक्सर की ट्रीटी हो, चाहे इलाहाबाद की ट्रीटी हो या फिर चाहे वर्साई की ट्रीटी ही क्यों ना हो, लेकिन इससे पहले दुनिया भुगत चुकी होती है युद्ध का परिणाम, जिसके फलस्वरूप नागासाकी और हिरोशिमा हमें देखने को मिलता है। आज का जो टॉपिक है हाउथी रिबल्स और रेड सी क्राइसिस, इसमें भी एक युद्ध का बैकग्राउंड है। एक वॉर चल रहा है पिछले 3 से 4 महीने से और इस युद्ध का कोई परिणाम निकल नहीं रहा है। हालांकि युद्ध का परिणाम कभी नहीं निकलता, चाहे यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो जो कि अभी तक चल रहा है। अब तो दुनिया उनसे बोर भी हो चुकी है और मीडिया को भी अब उनके बारे में डिस्कशन करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है नहीं। और जहाँ तक बात है हमास और इजराइल के बीच के युद्ध का, तो भी लगभग कंक्लूडेड ही हो चुका है और उसका भी कोई परिणाम, एक कंक्रीट परिणाम निकलकर सामने नहीं आया है। लेकिन इस युद्ध ने एक नए विवाद को जन्म दिया है, जो कि हाउती रिबल्स इस विवाद के जरिए क्या करना चाह रहे हैं, इसका फायदा उठाना चाह रहे हैं और रेड सी जैसे क्राइसिस हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अभी कुछ दिन पहले इसी तरह का एक और क्राइसिस हमें स्वेज कैनाल में देखने को मिला था, जहां पे एक एवरग्रीन नाम की एक जहाज फंस गई थी। हालांकि यह क्राइसिस कुछ और है। चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, जहां हम समझेंगे हाउथी रिबल्स और रेड सी क्राइसिस का और इनका बैकग्राउंड। उससे पहले कि हम इस आर्टिकल को पढ़ें, हालांकि ये टॉपिक काफी पुराना हो चुका है, 3-4 दिनों का, और आजकल सोशल मीडिया के दौर में हर चीज बिल्कुल ही इमीडिएट लोगों के सामने आ जाता है। लेकिन मैं वेट कर रहा था कि कुछ कंक्रीट हो, उसके बाद आपके सामने आऊं और इसके एनालिसिस करूं। तो उससे पहले कि हम इस आर्टिकल को पढ़ें, उससे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि आखिर जो रेड सी है उसका ज्योग्राफी क्या है। क्योंकि एग्जामिनेशन में आप ध्यान रखेंगे कि अफगानिस्तान पिछले 1.5 से 2 वर्षों में चर्चा में था। 2023 के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में अफगानिस्तान से क्वेश्चन पूछ लिया गया। अजरबैजान और आर्मेनिया का वॉर पिछले करीब 2 वर्षों से चल रहा था, 2-2.5 वर्षों से चल रहा था और एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लिया गया उसके ज्योग्राफी के बारे में। तो आईआर में जो चीजें चर्चा में है वो आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इन चटपटी जेम्स बॉन्ड जैसे खबरों से बचने से ज्यादा अच्छा होगा कि आप बेसिक पे ध्यान दें। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसके ज्योग्राफी को। अब देखिए, ज्योग्राफी को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि इस तरफ है जॉर्डन, यहाँ पे सऊदी अरेबिया, इधर है यमन। आज के चर्चा का मुख्य केंद्र में यमन ही रहेगा। उसके बाद इधर है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, चाहे इरिट्रिया हो, जिबूती हो, इथोपिया हो। अगर मैं आपसे बात करूं सूडान, इजिप्ट, इजराइल, यहाँ से स्वेज कैनाल है जिसके जरिए क्या हो जाता है, मेडिटेरियन सी से कनेक्ट होता है किसका, रेड सी का। यहाँ देखिए ये है गल्फ ऑफ एडन और यहाँ से बाब अल मंडब के थ्रू कनेक्ट होता है, कनेक्टिविटी मिलती है इनको। और यहाँ पे है पर्शियन गल्फ और इसके उस तरफ है ईरान। पर्सिया, ईरान को ही पुराने समय में क्या बोलते थे, पर्सिया बोला करते थे। अब देखिए ये हो गया ज्योग्राफी। यमन को हम ध्यान में रखेंगे क्योंकि यमन ही आज हमारे चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु होगा, वो यमन ही होगा। यमन का जो क्राइसिस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यमन क्राइसिस को समझ लेते हैं। यमन एक कंट्री है यहाँ पे, जहां आप भी देख रहे हो। अभी मैं इरेज कर रहा हूँ बोर्ड के सारे पॉइंटर्स को। अब हम सिर्फ अपना ध्यान केंद्रित करेंगे कहाँ पे, यमन पे। अब यमन का आप ज्योग्राफी देख लीजिए। हालांकि जो मिडिल ईस्ट का इलाका है, यहाँ पे जितने भी देश हैं लगभग एक ही रिलीजन को फॉलो करते हैं एक्सेप्ट इजराइल, वो है इस्लाम। अब इस्लाम में 2 धाराएं हैं, एक को बोलते हैं शिया, दूसरे को बोलते हैं सुन्नी। अब शिया और सुन्नी का विवाद अलग विषय है, उसको मैं किसी और वीडियो में आपके सामने लेकर आऊंगा, कवर करूंगा। आज बस आप इतना समझ लें कि शिया और सुन्नी के बीच मतभेद है। इनके जो खलीफा हैं उन खलीफाओं को मानने के लेकर मतभेद है। हालांकि धर्म एक ही है,
ये एक ही पुस्तक को फॉलो करते हैं, एक ही खुदा को मानते हैं और इनके जो कस्टम्स हैं लगभग एक जैसे ही, लेकिन फिर भी दुनिया भर में शिया और सुन्नी के बीच मतभेद देखने को हम लोगों को मिलता है। सुन्नी मेजोरिटी में है, शिया माइनॉरिटी में है। इतना समझ लेना आपको काफी होगा। और चूंकि सऊदी अरेबिया से इस्लाम धर्म निकला, मक्का और मदीना जो सबसे महत्वपूर्ण सेंटर्स हैं इस्लाम धर्म के, वो यहीं से निकलकर सामने आता है। एक दूसरा कंट्री है ईरान, वो शिया धर्म को फॉलो करता है। तो अपने आप को सऊदी अरबिया शिया इस्लाम को, धर्म नहीं, धर्म तो इस्लाम है, सऊदी अरबिया अपने आप को सुन्नी धर्म का क्या बोलता है, रिप्रेजेंटेटिव बोलता है। खुद को उसने सेल्फ क्लेम्ड लीडर मान लिया है। किस धर्म का? सुन्नी धर्म, सुन्नी संप्रदाय का। वहीं दूसरी ओर शिया का, जो सबसे मेजोरिटी में जो शिया रिलीजन है, जो शिया मत को मानने वाले लोग हैं, वो ईरान में है। अब इन दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान। अब यहाँ पे यमन एक कंट्री है जो कि सुन्नी बहुल इलाका है और इसको सपोर्ट है सऊदी अरब का, लेकिन इस कंट्री में एक संगठन है हाउथी करके और इसको सपोर्ट करता है कौन? ये ईरान बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ईरान के द्वारा इसको सपोर्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सुन्नी कंट्री, जहां भी सुन्नी मत को मानने वाले लोग हैं वहां पे शिया क्या करता है, शिया डोमिनेटेड लोग क्या करते हैं, वहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। और जो शिया मत को मानने वाले लोग हैं वहां पे सुन्नी लोग क्या करते हैं, वहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। अब देखिए, लेकिन शिया और सुन्नी को एक करने वाला एक एलिमेंट निकलकर सामने आता है, उस एलिमेंट को बोलते हैं हमास और इजराइल के बीच युद्ध। अब यहाँ पे देखिए, ये है इजराइल, इसका युद्ध चल रहा है हमास नाम का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से। कुछ महीनों पहले हमास ने क्या किया था कि मॉर्निंग में बहुत ही बम्बार्डमेंट कर दिया था इजराइल के सिविलियन इलाकों में। हालांकि इनका युद्ध बहुत दिनों से चलता आ रहा है, 1948 से चलता आ रहा है, जब से क्रिएशन हुआ है इजराइल का, फिलिस्तीन वर्सेस इजराइल चलता आ रहा है। लेकिन उन्होंने हमला कर दिया सिविलियंस पे। अब इजराइल आपको पता है कैसा कंट्री है, वो अपने दुश्मनों को कभी नहीं भूलता और वो चुन चुन कर मारता है। अगर आपने उसके सिटीजन्स के साथ कुछ मिसबिहेव किया तो, या फिर किसी भी तरीके का हिंसक कार्रवाई किया तो वो एक के बदले दो मारने में यकीन रखते हैं। अब देखिए हुआ क्या कि इनके बीच युद्ध चल रहा है। अब फिलिस्तीन जो है एक इस्लाम धर्म को मानने वाला एक देश है, इजराइल यहूदी धर्म को मानता है। अब इजराइल का फिलिस्तीन के साथ जो युद्ध हुआ, और इस युद्ध में जब इजराइल ने काउंटर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, अब फिलिस्तीनियन जो आम नागरिक थे उनको मारना, उनकी जब हत्याएं होने लगी, उनकी जब मृत्यु होने लगी, तो जितने भी इस्लामिक वर्ल्ड थे सब क्या हो गए, एकजुट हो गए। वो शिया और सुन्नी विवाद को भूलकर एक साथ आ गए। और इसके बाद क्या हुआ कि सभी ने बोला कि इजराइल के ऊपर अब जवाबी कार्रवाई करने का समय आ चुका है। अब देखिए हुआ क्या, हालांकि सऊदी अरब की थोड़ा बहुत हेजिटेट कर रहा है बिकॉज इसके इंटरेस्ट है इजराइल के साथ, और यूएई का भी थोड़ा बहुत हेजिटेशन है। इस वाले कोने पे यूएई है, अगर मैं मैप को जूम आउट करूं तो आपको समझ में आ जाएगा। खैर, तो इसमें आपको इतना बात समझ में आ गया कि विवाद क्या है बेसिकली। अब हाउथी रिबल्स जो हैं, जो कि यहाँ पे कब्जा किए हुए हैं, इन्होंने बोला कि हम यहाँ पे मारेंगे बम, जो भी इस रास्ते से इजराइल का शिपमेंट जाएगा हम क्या करेंगे, उस पर बम मार देंगे। अब आप इस रेड सी के इंपॉर्टेंस को समझिए। अगर मैं आपको रेड सी के इंपॉर्टेंस को समझाऊं तो रेड सी दुनिया का 12% जो ट्रेड है वो रेड सी के माध्यम से होता है। इसी माध्यम से होता है, रेड सी के माध्यम से। मैं आपको बता दूं, पैनामा कनाल से 5% होता है और रेड सी से कितना, 12% होता है। अब ये बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इजराइल का जो शिपमेंट्स है मैं उस पर ही हमला करूंगा। अब जो भी यहाँ से चीजें जा रही है वो क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या हो जा रहा है कि बहुत सा केओस उत्पन्न हो गया है दुनिया भर के देशों में। और उसी के साथ साथ हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि अब चीजें इन्फ्लेशन, मतलब कि मार्केट में चीजें महंगी होती जा रही हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर मान लेते हैं इस रास्ते से चीजें नहीं आए, अब ये है इंडिया, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैप में, मैं इस तरफ आ जाता हूं तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा। इधर देखिए, ये है इंडिया। अभी हम इंडिया को सेंटर में रख के बात करते हैं। अब यूरोप से
चीजें आ रही हैं नीदरलैंड से, तो यहाँ से सीधे इस रास्ते को पकड़ के डायरेक्ट शॉर्टेस्ट रूट को पकड़ते हुए इंडिया पे चीजें पहुंच जा रही। अब अगर इस रास्ते को नहीं करेंगे तो केप ऑफ गुड होप से हमें होकर आना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा खर्चीला है और बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। डिस्टेंस बहुत ज्यादा है इन दोनों के बीच। अब हम डिस्टेंस का भी एक थोड़ा बहुत कंपेरिजन कर लेते हैं। अगर अल्टरनेटिव रूट, अब ये क्या कर रहे हैं, तो जिद पे आ गए कि हम तो बम मार के धुआं धुआं कर देंगे। अब इस जिद को खत्म करने के लिए क्या करना होगा, एक अल्टरनेटिव रूट अपनाना होगा कुछ दिनों के लिए। तो इसके लिए क्या करना होगा भाई, कि देखिए अगर हम रेड सी को करते हैं तो हमें क्या होगा, 10,000 नॉटिकल माइल्स ट्रेवल करना पड़ता है। और इसके लिए क्या करना होता है कि 18,520 किलोमीटर का डिस्टेंस है और लगभग 25.5 दिन का समय लगता है। अगर वहीं मैं बात करूं इस रास्ते से, अभी मैंने इस रास्ते की बात की है, अगर वहीं मैं दूसरी ओर बात करूं इस रास्ते से इतना घूम कर आने के बाद, तो हमें कितना टाइम लगेगा, देखिए 13,500 नॉटिकल माइल्स ट्रेवल करना पड़ेगा, 25,002 किलोमीटर होगा, देखिए किलोमीटर बढ़ गया, और 25.5 दिन के मुकाबले 34 दिन, मतलब कि 10 दिन का ज्यादा समय लगेगा। और बेस्ड ऑन अल्ट्रा लार्ज कंटेनर वेसल्स एवरेज स्पीड ऑफ 16.48 नॉट्स, अगर इस स्पीड से चलता है शिप तो इस पे इसको क्या किया गया है, कैलकुलेट किया गया है और कंसिडर करके इसको कैलकुलेट करा गया है। तो 34 दिन का समय लगेगा एक शिप को आने में। अगर हम इस रास्ते को अवॉइड करके इस रास्ते से आए तो देखिए अगर समय ज्यादा लगेगा तो क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो आपने जो 6th और 7th क्लास में पढ़ा है टाइम एंड डिस्टेंस के सवाल, कि अगर समय ज्यादा लगेगा तो फ्यूल भी ज्यादा लगेगा। अब फ्यूल ज्यादा लगेगा तो क्या हो जाएगा, एवरेज कॉस्ट बढ़ जाएगा, सामानों का दाम प्राइसेस बढ़ जाएंगे और अंत में आम आदमी को सफर करना पड़ेगा। तो ये पूरा मामला था जो कि मैंने आप लोगों के सामने रखा। अब हम इस आर्टिकल को पढ़ते हैं कि यूएसए ने क्या किया है कि 20 कंट्री का एक रेड सी कोalition बनाया है ताकि हम इसको क्या कर सके, मिटिगेट कर सके। इसमें क्या है, पहले मैं उस चीजों को पढ़ लूं। 21 दिसंबर का ये आर्टिकल है, राइटर्स का ये आर्टिकल है। भाई तो भाई आप देख रहे हो यहाँ पे कि राइटर्स ने इस आर्टिकल को दिया है। क्या बोल रहा है राइटर्स कि मोर देन 20 कंट्रीज नाउ पार्ट ऑफ यूएस लेड रेड सी कोalition। पेंटागन ने कहा है, पेंटागन उनका एक सिक्योरिटी काउंसिल है, सिक्योरिटी को देखने वाला एक एजेंसी है, उस हेडक्वार्टर है पेंटागन में। 5 इस तरह का एक स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का। उसमें बोला यह गया है कि टोटल ऑफ मोर देन 20 कंट्रीज हैव एग्रीड टू पार्टिसिपेट इन द न्यू यूएस लेड कोalition सेफगार्डिंग कमर्शियल ट्रैफिक इन द रेड सी फ्रॉम अटैक्स बाय द येमन हूथीज। अब वो तो अटैक करेंगे, अब उनके अटैक से बचने के लिए क्या करना होगा कि भाई हम लोग भी कुछ काउंटर तैयार करके रखें। तो ये काउंटर तैयार करने के लिए यूएस ने बनाया है एक कोalition जिसका नाम रखा गया है रेड सी कोalition। देखिए स्टिल द न्यू पेंटागन टोटल वुड सजेस्ट दैट एट लीस्ट 8 of the countries who have signed up have also declined to be the publicly named। अब उन्होंने भी अपना क्या किया है कि अब क्यों यमन और जो भी मिडिल ईस्ट के कंट्री उनसे दुश्मनी मोल ले, तो उन्होंने बोला कि देखो हमारा नाम मत बताना बट हम इस इनिशिएटिव का पार्ट होने जा रहे हैं। तो ये टोटल एनालिसिस था कुल मिलाकर, जिसमें कि हमने समझा कि किस तरीके से हाउथी रिबल्स कौन है, आपको ये समझ में आ गया होगा। रेड सी क्राइसिस भी समझ में आ गया होगा। अगर आपसे यूपीएससी में क्वेश्चन आ जाए या फिर स्टेट बीसीएस में कि रेड सी क्राइसिस से आपका क्या मतलब है, तो आप बता सकते हैं कि हाउथी रिबेलियंस ने बोला था कि भाई हम आपको बम मार देंगे अगर आप इधर से जाएंगे और आप इजराइल से किसी भी तरीके का संबंध रखेंगे। तो इसी के साथ साथ आपने रेड सी की ज्योग्राफी को भी समझा कि रेड सी के अगल बगल के कौन से देश हैं, किसके साथ इसका कनेक्शन होता है, सुएज कैनाल के साथ, मेडिटेरियन सी के साथ अपना। सुएज कैनाल हालांकि एक आर्टिफिशियल कैनाल है। तो ये पूरा इशू था जो कि मैंने आपके सामने एक्सप्लेन सीरीज में मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अगले सीरीज में मैं फिर आपके सामने एक्सप्लेन सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके सामने कुछ ऐसे ही इश्यूज लेकर आऊंगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।